Hello friends, welcome to our channel Sai Shikshangan. I am here today with my second video. In my first video, I have covered the topic Introduction to Sociology, and from this video, I will cover the class 12 Sociology syllabus chapter wise. ओके तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है क्लास 12 में दो बुक्स है सोशियोलॉजी का। एक है इंडियन सोसाइटी और दूसरा है चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडियन सोसाइटी। तो आज जो बुक हम शुरू करने वाले हैं उसका नाम है इंडियन सोसाइटी और उसका फर्स्ट चैप्टर से हम आज स्टार्ट करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी। ओके, तो आज हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आपके उस बुक में, उस चैप्टर में जो जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसको समराइज करके इजी लैंग्वेज में आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश किया है। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन कॉपी हमेशा नहीं हुआ है, ये सही है, पर आप इसमें पूरा जिस्ट या समरी आपको मिल जाएगा। अगर आप बुक्स पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके बाद अगर मेरे स्लाइड्स को देखेंगे या फिर प्रेजेंटेशन को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग एज पर माय नॉलेज। ठीक है, तो इसको आप एज ए नोट्स भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत स्टूडेंट के पास टाइम नहीं होता नोट्स बनाने का, तो रीडिंग पढ़ने के बाद जो जरूरी है क्लास 11-12 में ऑब्वियसली आप लोग पढ़िएगा चैप्टर का रीडिंग, और उसके बाद आप मेरे इस स्लाइड में जो जो पॉइंट्स लिखा गया है उसको एज ए समरी या नोट भी कंसिडर कर सकते हैं। इट विल सेव योर टाइम टू। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। ओके, नाउ स्टार्ट्स। इन सोशियोलॉजी नो वन स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। ये हुआ हमारा पहला टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए। सोशियोलॉजी इज अ सब्जेक्ट व्हिच इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ सोसाइटी। इट इज ए subject in which no one starts from zero. Every one of us grow up with the basic idea of our surrounding social environment. It is a natural process. As because a child lives in a particular society, it becomes important for the child to be habituated with its nature, rules, and regulation. The society is like a frame where we are fixed like a picture, and we have to be adjustable with the frame. ओके तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि इन सोशियोलॉजी नो वन स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तो क्यों कहा गया है, चलिए उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, जब भी आप दूसरा कोई सब्जेक्ट शुरू करते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो या फिर इकोनॉमिक्स हो या फिर हिस्ट्री हो, आपके पास वो बेसिक आइडिया नहीं होता। किसी ना किसी से आपको वो सीखना पड़ता है एकेडमिकली, या फिर घर पे आपके मम्मी पापा आपको सिखाते हैं। तो सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका बेसिक आइडिया ऑलरेडी हमारे दिमाग में होता है शुरू करने से पहले ही। वो क्यों? बिकॉज हम जानते हैं कि सोशियोलॉजी इज अ सब्जेक्ट व्हिच इज बेस्ड ऑन सोसाइटी, जो सोसाइटी को स्टडी करता है। और हम लोग कहाँ रह रहे हैं? हम लोग भी सोसाइटी में ही रहते हैं। तो everyone grow up with the basic idea of our surrounding social environment. It is a natural process. क्यों? जब एक चाइल्ड जन्म लेता है सोसाइटी में, तो जब सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू वो बड़ा होता है तो ऑटोमेटिकली कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सोसाइटी का वो ऑटोमेटिकली नेचुरल प्रोसेस में लर्न करता है। उसको फोर्सफुली वो सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी सोसाइटी में रात को हम ज्यादा बाहर नहीं निकलते, या फिर बहुत देर रात तक मैक्सिमम जगह पे दुकान या सब खुला नहीं रहता, हम नहीं निकलते। कोई हमारे घर में मेहमान आता है तो हम उसको बैठने के लिए बोलते, दिस इज आवर कल्चर। और ये सब हम हमारे बच्चों को हमेशा फोर्सफुली नहीं सिखाते, वो ऑटोमेटिकली भी अपने पेरेंट्स को या फिर नेबरिंग पीपल को देख के सीख जाता है। इसीलिए हम उसको बोलते हैं सोशियोलॉजिकल प्रोसेस इज समव्हाट नेचुरल इन नेचर। ओके तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि जब हम फ्यूचर में, चलिए वो बच्चा सोशियोलॉजी सीखने जा रहा है, जैसे आप लोग क्लास 11 में सोशियोलॉजी पहली बार आपके सामने इंट्रोड्यूस हुआ है, तो आई एम श्योर आप जब शुरू किए होंगे तो आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि दिस इज
ऑब्वियसली ए न्यू कंसेप्ट, उसके बारे में हमको कुछ भी नहीं आता, ऐसा नहीं लगा होगा। जब आप स्टार्ट कर रहे होंगे और जान रहे होंगे अबाउट सोसाइटी, अबाउट सोशियोलॉजी, अबाउट सोशल क्लास, कम्युनिटी, तो ऑब्वियसली आपको लगा होगा ये सब तो आइडिया हमारे पास ऑलरेडी है। हम तो हम डे टू डे लाइफ में इन सब के बारे में सोचते रहते, जानते रहते, उसको एक्सपीरियंस करते रहते। तो इसीलिए सोशियोलॉजी में कोई भी जीरो से स्टार्ट नहीं करता, ऑलरेडी उसके पास एक बेसिक आइडिया सोसाइटी का होता है, जो नेचुरल प्रोसेस में थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन बच्चे गेन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी भाषा में एक दो पॉइंट्स लिखा है कि as because the child lives in a particular society, it becomes important for the child to be habituated with its nature, rules and regulation. The society is like a frame where we are fixed like a picture. देखिए यहाँ पे ये पिक्चराइजेशन दिया गया है, हम सोसाइटी को एक फ्रेम मान सकते हैं, ठीक है, और हम लोग हैं उस फ्रेम में एडजस्ट होने वाला पिक्चर। जैसे कोई भी पिक्चर अगर फ्रेम से ज्यादा बड़ा हो या छोटा हो, वो एडजस्ट नहीं होता, तो वो सोसाइटी के बाहर हो जाता है, ये फ्रेम के बाहर हो जाता है। उसी तरह मैंने यहाँ पे फ्रेम को सोसाइटी के साथ कंपेयर किया है और इंडिविजुअल को पिक्चर के साथ, जिसको एडजस्ट होना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू लीव ए पीसफुल लाइफ विद द सोसाइटल फ्रेम। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा इसलिए ये बोला गया है कि इन सोशियोलॉजी नो वन स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, प्रायर नॉलेज ऑफ सोसाइटी। तो प्रायर नॉलेज ऑफ सोसाइटी ये क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। प्रायर नॉलेज ऑफ सोसाइटी कैरीज बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इन लर्निंग सोशियोलॉजी। प्रायर नॉलेज ऑफ सोसाइटी में एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। मतलब जैसे पहले स्लाइड में हमने बोला है कि हम सोशियोलॉजी में जीरो से स्टार्ट नहीं करते, ऑलरेडी हमारे पास एक प्रायर बेसिक नॉलेज ऑफ सोसाइटी रहता है। पर ये प्रायर नॉलेज ऑफ सोसाइटी क्या हर वक्त एडवांटेज का काम करता है कि उसका कोई डिसएडवांटेज भी है? हाँ है। तो एडवांटेज ये है कि एडवांटेज इज दैट स्टूडेंट्स फील कॉन्फिडेंस इन स्टडीइंग द सब्जेक्ट, and the disadvantage is that our common sense knowledge usually mold our personality to favor the viewpoints and interest of our own social group. तो अच्छी तरीके से समझिए इसको। एडवांटेज इजी है, एडवांटेज इसलिए इजी है, जो बेसिक आइडिया हमारे पास होने के वजह से हम जब स्टार्ट करते हैं एकेडमिकली सोशियोलॉजी पढ़ना, तो हमको इतना टफ नहीं लगता, कॉन्फिडेंस फील होता है कि ये सब तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। ठीक है, जैसे दूसरे सब्जेक्ट में वो अपॉर्चुनिटीज नहीं होता, उसको हम पहले से उतना नॉलेज हमारा नहीं होता है। पर डिसएडवांटेज क्या है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। डिसएडवांटेज ये है कि कॉमन सेंस नॉलेज यूजुअली मोल्ड आवर पर्सनालिटी टू फेवर द व्यू पॉइंट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ आवर ओन सोशल ग्रुप। अब देखिए हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस सोशल ग्रुप में रहते हैं, सोशलाइजेशन प्रोसेस में हम कुछ ऐसा सीखते हैं जो हमारा हैबिट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे अभी भी हम कुछ कुछ सोसाइटी में, कुछ कुछ विलेज सोसाइटी में स्पेशली, या फिर अर्बन सोसाइटी में, कुछ कुछ फैमिलीज में क्या होता है कि वुमेन कैटेगरी को, लड़कियों को उतना फ्रीडम नहीं दिया जाता कि वो बाहर जाके खेले, बाहर जाके नौकरी करे, ये सब। और सिखाया जाता है हम लोग को बचपन से कि वुमेन्स आर रिलेटेड टू सम डोमेस्टिक वर्क्स एंड men are basically they are bread owner of the society। ठीक है, तो या फिर आप दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि जब हम जिस सोशल ग्रुप में रहते हैं, जैसे किसी भी कास्ट कैटेगरी में हम लोग का जन्म हुआ है, हम लोग का ऐसा सोशलाइजेशन में हम लोग के दिमाग में ऐसा घुस जाता है कि जिस कैटेगरी में हम लोग जन्मे हैं, जैसे ब्राह्मण कास्ट या दूसरा कोई कास्ट कैटेगरी, तो हमारा कास्ट कैटेगरी सबसे ऊंचा है और बाकी का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उस तरह का कुछ सोशलाइजेशन प्रोसेस में हम लोग को मतलब हम सीख जाते हैं या फिर हम लोग को सिखाया जाता है। तो जब ये सब बेसिक आइडिया हमारे दिमाग में, कॉमन सेंस नॉलेज हमारे दिमाग में रहता है, तब जब इन फ्यूचर हम सोशियोलॉजी पढ़ने जाते हैं एकेडमिकली, तो ये सब हमारे लिए एक बैरियर बन जाता है, क्योंकि हम इसके बाहर जाके सोच नहीं पाते। सोशियोलॉजी हमको एक ओवरऑल क्या बोले अनबायस्ड व्यू देता है, और हम लोग ऑलरेडी बायस्ड हो चुके हैं हमारे सोशल ग्रुप्स के प्रति। तो इस वजह से जब हम सोशियोलॉजी पढ़ने जाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स हमको फेस करना पड़ता है। हम हमारे नॉलेज के साथ जो ऑलरेडी हमारे पास है और जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम मतलब सिमिलर नहीं देख पाते, और ऑटोमेटिकली हमारा कॉमन सेंस नॉलेज जो इतने सालों से हम सीखते आ रहे हैं उसी को हम मतलब पुट करने की कोशिश करते हैं हमारे लर्निंग प्रोसेस में। तो इसीलिए इसको हम डिसएडवांटेज बोल रहे हैं। तो
आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रायर नॉलेज ऑफ सोसाइटी कैसे सोशियोलॉजी लर्निंग में एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों का काम करता है। ओके, नेक्स्ट, सोशियोलॉजी प्रोवाइड्स ए कंपेरेबल आउटलुक। अभी देखिए, ये जो पहले वाले स्लाइड में हम लोगों ने बोला है कि सोशियोलॉजी का जो प्रायर नॉलेज है डिसएडवांटेज का भी काम करता है, तो इस डिसएडवांटेज सिचुएशन का सॉल्यूशन क्या है, क्या सोशियोलॉजी हमको सॉल्यूशन देता है और किस तरह से देता है, उसी को हम इस स्लाइड में जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि सोशियोलॉजी डज नॉट प्रोवाइड ए डेफिनिट एंड कंप्लीट पर्सपेक्टिव, रेदर प्रोवाइड्स ए कंपेरेबल आउटलुक। देखिए, मेरा जो पहला वाला वीडियो था अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी, वो अगर आप लोग देखे होंगे तो आपको पता होगा कि वहां पे नेचर ऑफ सोशियोलॉजी का एक पॉइंट था जहां पे मैंने डिस्कस किया था कि सोशियोलॉजी इज नॉट ए नॉर्मेटिव साइंस, इट इज ए कैटेगोरिकल वन। मतलब सोशियोलॉजी हमको कोई नॉर्म्स एंड वैल्यूज सिखाता नहीं, हमको नहीं बोलता कि ये नॉर्म है, इसको तुमको सीखना पड़ेगा, वैल्यू है ये तुमको सीखना पड़ेगा। सोशियोलॉजी हमको हमारे सोसाइटी का स्ट्रक्चर हमारे सामने लेकर आता है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम उसको देख पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी उसी को हम दोहराते हैं कि सोशियोलॉजी डज नॉट प्रोवाइड ए डेफिनिट कंप्लीट पर्सपेक्टिव। ऐसा नहीं कि सोशियोलॉजी हमको एक कंप्लीट पर्सपेक्टिव या एंगल देता है कि अगर इस एंगल से तुम देखोगे तो सोसाइटी का एक अनबायस्ड कंप्लीट पिक्चर तुमको मिल जाएगा। नहीं, सोशियोलॉजी में डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स है जो फ्यूचर में आप लोग शायद पढ़ेंगे कि फंक्शनलिज्म, मार्क्सिज्म और कॉन्फ्लिक्ट, ये सब डिफरेंट आउटलुक से, पर्सपेक्टिव से, जिसके वजह से हम सोसाइटी को डिफरेंट एंगल से देखते हैं। और जब हम डिफरेंट एंगल्स में एक सोसाइटी को देखेंगे और डिफरेंट एंगल के वजह से जो नॉलेज गेन किए हैं उसको कंपेयर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में वो कैपेसिटी आ जाएगा, हम ऑटोमेटिकली समझ पाएंगे कि सोशियोलॉजी सोसाइटी में हमारा क्या हो रहा है, कुछ चीज जो हिडन है वो कैसे हमारे सामने आ जाता है, तब हम समझ पाएंगे। ठीक है, मतलब सोसाइटी का कंप्लीट पिक्चर तब हमारे सामने आएगा। कैसे आएगा? सोशियोलॉजी हमको वो पर्टिकुलर वे नहीं देगा, सोशियोलॉजी हमको डिफरेंट एंगल्स में देखने की कैपेसिटी देगा, और आफ्टर वॉचिंग इन डिफरेंट एंगल्स वी कैन कंपेयर एवरीथिंग एंड वी कैन जज व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज नॉट गुड फॉर आवर सोसाइटी। ठीक है, तो सोसाइटी सोशियोलॉजी क्या करता है? एक्चुअली हमारे कैपेसिटी को बिल्ड अप करता है। ठीक है, next, sociology helps us by teaching us how to look from different perspectives. This helps us in framing a proper picture of our whole social structure. जो मैंने अभी बोला है उसी को यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, सोशियोलॉजी हेल्प्स इन बिल्डिंग सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी। अभी देखिए, सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी क्या है ये जानना भी जरूरी है। देखिए, पिक्चर में दिखाया गया है सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी। जैसे यहाँ पे मिरर में हम लोग देखते ना अपने आप को, कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी का। सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी मतलब वन टाइप ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, इंस्पेक्शन, सेल्फ इंस्पेक्शन मतलब अपने आप को देखना। हम अपने आप को कहीं और रख के खुद को जज करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, तभी हम उसको बोलते हैं सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी। पर सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी इज द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट अपॉन योरसेल्फ, एंड दिस प्रोसेस ऑफ सेल्फ इंस्पेक्शन मस्ट बी क्रिटिकल। अभी क्या बोला गया है? सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी में हम अपने आप को जज करते हैं, और उसका, इस प्रोसेस का एक दो क्वालिटीज होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है, इट मस्ट बी critical, it must be quick to criticize and slow to praise। मतलब क्या होता है, नेचुरली जब हम अपने बारे में सोचते हैं हम ज्यादा अपना क्वालिटीज ही देखते हैं, डिसक्वालिटीज या क्रिटिसिज्म हम नहीं करते हम लोग का। पर सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी में इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को क्रिटिसिज्म के लिए ओपन रखें, क्रिटिसाइज में क्विक हो और प्रेज में स्लो हो, तभी हम सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी में कंप्लीट सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी के बारे में यहाँ पे क्यों बोला गया है? सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी एक्चुअली इट इज ए प्रोसेस थ्रू व्हिच वी कैन लर्न आवर सोसाइटी इन ए मोर बेटर वे। जब हम सोसाइटी में अपने आप को किसी भी एंगल में रख के जज करने की कोशिश करेंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि हम सोसाइटी के लिए जो कर रहे हैं वो कितना असरदार है। ठीक है, तो हम अपने क्रिटिसिज्म और अपना प्रेज दोनों को बैलेंसफुल रख के हम अपना कंट्रीब्यूशन हमारे सोसाइटी की तरफ दे पाएंगे। इसीलिए सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी के कंसेप्ट को यहाँ पे सोशियोलॉजिकल स्टडीज में यहाँ पे दिखाया गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी क्या है। ये बेसिकली अपने आप को देखने का एक नजरिया है जो एज ए आउटर इंडिविजुअल हम अपने आप को देखने की कोशिश करते हैं। इट मस्ट बी क्विक टू क्रिटिसाइज एंड स्लो टू प्रेज। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, लोकेशन इन ए सोशल मैप। लोकेशन इन ए सोशल मैप, सोशल मैप क्या है?
हम जियोग्राफिकल मैप के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। जियोग्राफिकल मैप में क्या होता है, जैसे इंडिया का जियोग्राफिकल मैप जब हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट स्टेट्स कहाँ पे कौन सा सिचुएटेड है, कौन दिशा में सिचुएटेड है, कौन सा स्टेट हिली है, कौन सा स्टेट प्लेन है, कौन कहाँ का जियोग्राफिकल कंडीशन कैसा है, ये सब हम जियोग्राफिकल मैप के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं या फिर जान पाते। तो फिर सोशल मैप क्या है? वेरी इजी। सोशल मैप में हम अपने सोसाइटी में हमारा जो आइडेंटिफिकेशन है उसको जान पाते हैं थ्रू सोशल मैप। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्ट्रक्चर हेल्प्स अस टू लोकेट आवरसेल्फ इन ए सोशल मैप। ए सोशल मैप वुड टेल अस वेयर वी आर लोकेटेड इन ए सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ एज, इनकम, कास्ट, रिलीजन. For example, based on our family income, we are categorized into a particular social class. तो सोशल मैप में क्या होता है, सोशल मैप में जैसे जियोग्राफिकल मैप में हम जियोग्राफिकल कंडीशन के बारे में जानते हैं, सोशल मैप में हम सोशल कंडीशन के बारे में जानते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने हाईलाइट किया है, इनकम ग्रुप, जैसे हमारे इनकम लेवल के हिसाब से हम किसी भी इनकम ग्रुप में आ सकते हैं, जैसे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, ठीक है। तो ये मॉनिटरी बेसिस पे क्लास डिवीजन है। तो ये क्या है, ये हमारा सोशल आइडेंटिटी है। सिर्फ ये नहीं, आप रिलीजियस आइडेंटिटी, आपका कल्चरल आइडेंटिटी, कास्ट आइडेंटिटी, ये सब कुछ भी हमारे सोशल मैप के अंदर आएगा। यहाँ पे देखिए जो आपकी बुक में भी ये इमेज दिया गया है, देखिए यहाँ पे ये दिस इंडिविजुअल इज स्टैंडिंग देयर एंड ही इज जस्ट वाचिंग हिमसेल्फ थ्रू दिस सोशल मैप। ये कहाँ पे है, वो सोशल मैप में इस पोजीशन में है एंड बाउंडेड बाय सम एज बाउंड्रीज, रिलीजियस बाउंड्रीज, इकोनॉमिक बाउंड्रीज। ओके तो सोशल मैप क्या करता है, हमको सोशल आइडेंटिटी देता है। हम जान पाते हैं कि हम सोसाइटी में कौन सा आइडेंटिटी लेकर जी रहे हैं। ठीक है, clear? Then sociology can help us to map the links and connection between personal troubles and social issues. ये जो स्टेटमेंट है ये मेरा नहीं, ये एक्चुअली दिया है वेल नोन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट सी राइट मिल्स ने। उन्होंने बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट दिया है। तो सोशियोलॉजी क्या करता है, सोशियोलॉजी हमारे पर्सनल ट्रबल्स और सोशल इशू में कनेक्शन क्रिएट करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर आप बहुत कुछ लिख सकते हो। तो बहुत सारे एग्जाम्पल से मैं अपना एक एग्जाम्पल देखिए, इसको समझाने की मैंने कोशिश किया है। देखिए प्रॉब्लम्स, एग्जाम्पल है, प्रॉब्लम्स क्रिएटेड इन इंडिविजुअल्स लाइफ ड्यू टू लो इनकम लेवल व्हिच इज कनेक्टेड टू द लार्जर सोशल इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो उन्होंने बोला है सोशियोलॉजी पढ़ने से हम लोग का क्या फायदा होगा, हम अपने पर्सनल ट्रबल्स और सोशल इशू को कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे कनेक्टेड है, हमें हमेशा हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम क्या सोचते हैं कि हमारा पर्सनल प्रॉब्लम पर्सनल है, पर नहीं। अगर आप गौर से देखोगे आपका हर एक पर्सनल प्रॉब्लम किसी ना किसी सोशल इशू से कनेक्टेड है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या बोला है, लो इनकम लेवल। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा इनकम लेवल बहुत लो है, मेरी फैमिली पॉपुलेशन बहुत हाई है, मैं अच्छी तरीके से नहीं जी सकती बिकॉज इनकम कम होगा तो बेसिक नीड्स कंप्लीट नहीं होता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते इंडिविजुअल लाइफ में। पर ये इंडिविजुअल नहीं है, ये कैसे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है हमारे इंडिया का एक वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अनएम्प्लॉयमेंट। आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है हमारे देश का, जहाँ पे हर एक के पास एक प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जिस वजह से वो इंडिविजुअल लाइफ में लो इनकम लेवल से सफर कर रहा है और वो उसकी इंडिविजुअल लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। उसी तरह तो हुआ ना कनेक्शन बिटवीन योर इंडिविजुअल प्रॉब्लम एंड योर सोशल इशू। इसी तरह आप बहुत सारे एग्जाम्पल साइड कर सकते हैं। मैं आपको वेलकम करूंगी, प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना एग्जाम्पल दीजिए, स्पेशली इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है। तो रोहित हम इस सीराइट मिल्स के इस स्टेटमेंट को और भी ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाए कि कैसे हमारा पर्सनल इशू और सोशल इशू कनेक्टेड है। तो आई होप ये एग्जाम्पल देके मैंने आपको समझाया, आप समझ गए होंगे कि कैसे ये कनेक्शन क्रिएट हो सकता है और इस कनेक्शन क्रिएट करने में कौन मेरा हेल्प कर रहा है, सोशियोलॉजी। ओके नेक्स्ट, अभी देखिए, वन वर्जन ऑफ सोशल मैप इज प्रोवाइडेड टू अस बाय द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन व्हिच कैन बी मिसलीडिंग एंड वन डायरेक्शनल। इट मे क्रिएट इश्यूज ऑफ कम्युनलिज्म और the animosity of one religious group towards other। अभी देखिए सोशल मैप हम बोल चुके हैं कि सोसाइटी के बारे में प्रायर आइडिया हम लोग के पास ऑलरेडी होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, और एक आइडिया जो हम गेन करते हैं थ्रू लर्निंग सोशियोलॉजी एकेडमिकली। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो ऑलरेडी एक सोशल मैप का आइडिया हमारे पास होता है,
ठीक है, पर वो आइडिया जो मैप हमारे पास होता है वो कंप्लीट नहीं है, वो मिसलीडिंग हो सकता है। क्यों? जैसे हम पहले बोल चुके हैं, जब हम किसी सोशल ग्रुप में पैदा होते हैं तो हम यही सोच लेते हैं कि हमारा ग्रुप ही सुपीरियर है। तो ये क्या कर सकते हैं, ये सब कम्युनलिज्म, ये एनिमोसिटी क्रिएट कर सकता है। देखिए मैंने यहाँ पे कम्युनलिज्म और एनिमोसिटी का मीनिंग भी यहाँ पे दिया है मैंने। कम्युनलिज्म आपको पता होगा, फिर भी मैं बोल देती हूँ। कम्युनलिज्म इज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ लॉयल्टी टू द interest of one particular religious or ethnic group rather than to society as a whole, which can lead to extreme behavior or violence towards other। मतलब in simple sense communalism में क्या होता है, बेसिकली रिलीजियस टाइप का होता है। कम्युनलिज्म में अपने रिलीजियस ग्रुप को हम डोमिनेंट मानना शुरू कर देते हैं और हम दूसरे ग्रुप को इंफीरियर मान के उसके प्रति हम लोग का जो वायलेंट बिहेवियर उसको दर्शाना शुरू कर देते हैं। तो उसी को हम बोल रहे हैं कम्युनलिज्म। एनिमोसिटी इज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एंगर ऑफ नॉट लाइकिंग समबॉडी। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एंगर ऑफ नॉट लाइकिंग समबॉडी, ये आपको समझाने की आई थिंक जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्या है, बोल रहे कि जो सोशल मैप ऑलरेडी हमारे पास होता है, जो हम सोशलाइजेशन प्रोसेस में गेन करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, वो मिसलीडिंग हो सकता है। वो हो सकता है कि हमारे अंदर सुपीरियरिटी का भाव, मेंटलिटी लेके आए, दूसरों को इंफीरियर मानना हम शुरू कर दे। जैसे कास्ट कैटेगरी में पहले हमारे देश में ऐसा ही होता था, कभी कभी अभी भी ऐसा होता है कि कास्ट कैटेगरी के बेस में हम अपने कास्ट कैटेगरी को सुपीरियर मानना शुरू करते देते हैं, दूसरों को इंफीरियर, और उस हिसाब से कास्टिज्म चलता रहता है हमारे आसपास। ओके, तो सोशियोलॉजी हेल्प्स अस बाय प्रोवाइडिंग ए मल्टी डायमेंशनल व्यू ऑफ सोसाइटी थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशल मैपिंग। अभी तो कंप्लीट पिक्चर हमारे पास अगर नहीं होगा तो कैसे हमारा सोसाइटी कंप्लीट होगा? तो वो कंप्लीट पिक्चर कौन हमको प्रोवाइड करेगा? सोशियोलॉजी। जब हम सोशियोलॉजी एकेडमिकली पढ़ना शुरू करेंगे तो वो हमको सिखा देगा कि कैसे अनबायस्ड रह के डिफरेंट एंगल से हम सोसाइटी को देख सकते हैं। तो ही हमारे पास सोशल मैप का एक कंप्लीट पिक्चर आएगा। जो ऑलरेडी प्रायर नॉलेज के थ्रू हम जो सोशल मैप हमारे दिमाग में बना के बैठे हैं वो हमेशा कंप्लीट नहीं भी हो सकता है वो मिसलीडिंग हो। पर इस सिचुएशन को ओवरकम करने में हमारा हेल्प करेगा द सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी। ओके, नेक्स्ट, शेपिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी। दिस इज द लास्ट वन, शेपिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो यहाँ पे बोला गया है कि इंडियन सोसाइटी का शेपिंग कैसे हुआ था। तो देखिए, देयर इज अ बिग रोल ऑफ कॉलोनियलिज्म इन दिस रेस्पेक्ट। कॉलोनियल रूल brought India into irreversible changes through the process of modernization, economic changes। ये तो आपको सबको पता है कि ब्रिटिश रूल या कॉलोनियल रूल, बेसिकली ब्रिटिश रूल को ही हम यहाँ पे बोल रहे हैं कॉलोनियल रूल के वजह से इंडिया में बहुत सारे चेंजेस आए, पॉजिटिव भी निगेटिव भी। तो आज जो मॉडर्नाइजेशन हम देख रहे हैं मैक्सिमम वो कॉलोनियल रूल की वजह से ही थोड़ा बहुत आया था। तो मॉडर्नाइजेशन एंड इकोनॉमिक चेंजेस ये सब एक्चुअली ब्रिटिश रूल के वजह से हमारे इंडिया में आया था, जो हमारे इंडिया को एक शेप देके गया। इसीलिए हम यहाँ पे इस पॉइंट को हम आपके बुक में हाईलाइट किया गया है, शेपिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी में कॉलोनियलिज्म का क्या रोल है। ठीक है, कॉलोनियलिज्म गेव बर्थ टू नेशनलिज्म व्हिच बिकम्स अ फैक्टर बिहाइंड इंडियन कॉन्शियसनेस। वन ऑफ द की फैक्टर वाज द वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन। ये तो सबको पता ही है कि कॉलोनियलिज्म का एंटी जो है नेशनलिज्म, वो कैसे आया, इंडियन पीपल के अंदर वो कॉन्शियसनेस कैसे आया। बेसिकली एक मेन रोल प्ले किया था वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू। जब हमारे इंडिया के कुछ लीडर्स जो वेस्टर्न एजुकेशन में एजुकेटेड होने के बाद वो लोग समझ पाए कि वी आर एक्चुअली डोमिनेटेड बाय ए ग्रुप एंड दे आर जस्ट एक्सप्लॉइटिंग अस। तो उनके अंदर वो कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट में एक फीलिंग आया जिसको हम बोल रहे हैं नेशनलिज्म, जिस नेशनलिज्म के वजह से ही आज हम लोग इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो कॉलोनियलिज्म और नेशनलिज्म बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। और कॉलोनियलिज्म जैसे इंडिया में इंडियन सोसाइटी को शेपिंग में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देके गया है, वैसा ही कुछ ऐसा भी देके गया था नेशनलिज्म का, नेशनल कॉन्शियसनेस, जो कॉलोनियलिज्म को इस देश से हटाने में हेल्प हुआ था तब।
ठीक है। colonialism created new classes and communities, especially urban middle class who were the main carriers. तो यहाँ पे कुछ नहीं इंपॉर्टेंट बोला गया है कि colonialism में जो हमारे देश में उस टाइम जितने सारे क्लासेस थे या फिर ग्रुप्स थे, उसमें जो अर्बन मिडिल क्लास था वो बेसिकली नेशनलिज्म या नेशनल एक्टिविटीज में ज्यादा पार्टिसिपेट उन लोगों ने ही किया है। उन लोगों में ज्यादा वेस्टर्न एजुकेशन, वो लोग एजुकेटेड थे और एजुकेशन लिए थे, उसके बाद कॉन्शियसनेस अपने आप में लाके वो डिफरेंट एंगल से डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ इंडियन पीपल को यूनाइट करके कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट नेशनलिज्म का कॉन्शियसनेस उन लोगों ने पैदा किया था। बाकी सब भी कंट्रीब्यूट किए थे, पर इन अर्बन मिडिल क्लास का जो रोल था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो आपके इस बुक में दर्शाया गया है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3-4 टर्म्स हम लोगों ने यूज किया है, तो मतलब आप लोग के बुक में यूज किया गया है, जो जानना आपके लिए थोड़ा बहुत जरूरी है, वरना आप नहीं समझ पाओगे। व्हाट इज कॉलोनियलिज्म, व्हाट इज नेशनलिज्म, सोशल क्लास एंड कम्युनिटी। ठीक है, कॉलोनियलिज्म आपको मैंने समझाया, फिर भी मैं बता देती हूँ। द प्रैक्टिस बाय व्हिच ए पावरफुल कंट्री controls another country in order to become richer. It is a practice of domination which involves the subjugation of one people to another. मतलब एक कंट्री जब दूसरे कंट्री को डोमिनेट करके उसको एक्सप्लॉइट करके अपने आप को रीच करने की कोशिश करता है और उसमें कॉलोनी बनाने की कोशिश करता है, तो उसको हम कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। नेशनलिज्म is against colonialism, the desire of a group of people who share the same history, same culture, etc. to form an independent country. It is a feeling of love or pride. देखिए नेशनलिज्म, नेशनलिस्टिक फीलिंग, ये सब हमको पता है, हम लोग को ऑलरेडी ये फीलिंग हमारे अंदर है कि नेशनलिज्म क्या है, कि हम क्या करते हैं, नेशनलिज्म है एक पर्टिकुलर सेम हिस्ट्री एंड कल्चर हम लोग शेयर करते हैं, जैसे इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, और हम उसको एक इंडिपेंडेंट स्टेटस देना चाहते हैं। उस फीलिंग को, फीलिंग ऑफ लव एंड प्राइड को, अपने देश के लिए गर्व करना, प्राइड करना, इसी को हम नेशनलिज्म बोलते हैं। तो सोशल क्लास ऑल्सो कॉल्ड क्लास, ए ग्रुप ऑफ पीपल विद इन ए सोसाइटी टू हु पॉसेस द सेम सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। एक्चुअली क्लास मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, किसी एक को नहीं बोला जा रहा है, ग्रुप ऑफ पीपल जो एक कॉमन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया था ना, मिडिल क्लास, अर्बन मिडिल क्लास, लोअर क्लास, तो ये सब कैटेगरी किस बेसिस पे हुआ है, बेसिकली मॉनिटरी बेसिस पे होता है, इकोनॉमिक बेसिस पे होता है, तो उसी को हम बोलते हैं सोशल क्लास या फिर क्लास। और नेक्स्ट कम्युनिटी। In sociology, we define community as a group who follow a social structure within a society. They may work together to organize social life within a particular place, or they may be bound by a sense of belongingness. Actually, community को मैं बहुत easily आपको समझा देती हूँ। community में क्या होता है, एक group of people, common culture या common something common वो लोग share करते हैं, और सबसे बड़ी बात वो we feeling या फिर united feeling जो है, united होने का जो consciousness है, वो सब लोग उस कम्युनिटी के सब लोग शेयर करते हैं, उसी वजह से हम उसको कम्युनिटी बोलते हैं। तो इन सब टॉपिक्स या फिर टर्म्स को अगर बाद में आप समझना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं दूसरा वीडियोस लेके आऊंगी उन सब के ऊपर। पर बेसिकली अभी जो खत्म हुआ है आप लोगों का ये चैप्टर, इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी। तो देखिए उस चैप्टर के अंत में आप लोगों का प्रीव्यू ऑफ द बुक भी दिया गया है, जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि बाद में जब नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा, आपके पास बुक होगा तो ऑटोमेटिकली पता होगा कि कौन कौन सा चैप्टर है। उसको मुझे नहीं लगता उतना दर्शाना जरूरी है, चैप्टर वाइज हम जाते रहेंगे, सीखते रहेंगे ऑटोमेटिक प्रोसेस में। पर एक बात आपको बोल दूं कि ये जो चैप्टर है वो बेसिकली इतना इवैल्यूएटिव नहीं है, नॉन इवैल्यूएटिव चैप्टर है, उससे शायद आपको उतना क्वेश्चन आंसर नहीं आए एग्जाम में, पर ये सोच के आप इस चैप्टर को स्किप मत कीजिएगा, बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज द बेसिक चैप्टर। और जब आप सोशियोलॉजी में कुछ आंसर लिखने जाओगे तब शायद आपको लगेगा कि आंसर का लेंथ थोड़ा बढ़ाना हो या फिर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देना हो, तो अब वो कहाँ से लाएंगे। उस एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में इस चैप्टर से आपको जो नॉलेज मिलेगा वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। सो प्लीज डोंट स्किप द चैप्टर। एंड ये सब कॉलोनियलिज्म, नेशनलिज्म, इन सब के ऊपर मल्टीपल चॉइस या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आ ही सकता है। सो डोंट ट्राई टू स्किप इट, प्लीज रीड द चैप्टर थॉरोली एंड टेक माई प्रेजेंटेशन और पॉइंट्स एज योर समरी। आप अच्छे से पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो
स्किप किया गया है। मैंने कोशिश किया कि 100% वो समरी आपके सामने, जो पैराग्राफ वाइज जो समरी है उसको आपके सामने इजी वे में अपना एग्जाम्पल दे के प्रेजेंट करूँ, ताकि आपको समझने में इजी हो। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आज का प्रेजेंटेशन, यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैंने अपने पहले वीडियो में भी आप लोगों को बार बार बोला है, इस वीडियो में भी बोल रही हूँ, प्लीज लाइक शेयर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लीज कमेंट, बिकॉज आप लोग कमेंट करेंगे तो ये मेरे लिए भी एनकरेजिंग होगा, मुझे भी समझ में आएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, और ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ओके, तो थैंक यू सो मच. Thank you so much for watching my video, and please share it again and again. It will be very beneficial for all the students of class 12 who are reading sociology. Okay. 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 Thank you so much.